हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक नए यूनिट या इतिहास का एक नया कालखंड उसको शुरू कर रहे हैं आपके अपनी क्लास इतिहास वैकल्पिक विषय में। ठीक है ना। इसका उद्देश्य आपके जीएस और हिस्ट्री ऑप्शनल दोनों को लेकर के चलने का है, जिससे कि आप लोगों की इतिहास की समझ जो है अच्छे से विकसित हो सके। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इतिहास जो विषय है हिस्ट्री, वो आप लोगों के जीएस और जीएस के सभी जो पेपर हैं, प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा, दोनों में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और अधिकांश स्टूडेंट इससे भागने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे कारण है कि स्टूडेंट भागना नहीं चाहता, बल्कि टीचर ने कभी उसको उस तरीके से पढ़ाया ही नहीं या बताया ही नहीं जिस तरीके से अन्य विषयों को पढ़ाया जाता है, उनकी समझ विकसित की जाती है। इतिहास भी उसी तरीके का एक विषय है जिसमें हम कंसेप्ट के साथ सारी चीज़ों करते हैं, केवल इसमें फैक्ट्स नहीं हैं। तो आज हम लोग इसी तरीके से एक नए मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और इतिहास का नया कालखंड, मध्यकालीन भारत का इतिहास। आज हम इस पर चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारत की इतिहास की विशेषताएं, यानी कि पहले मध्यकालीन इतिहास क्या होता है, किस तरीके से बना था, क्या हुआ था, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम उसके अगले बिंदुओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसकी समझ होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है ना। तो सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। ठीक है, मैं मनोज कुमार आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं मध्यकालीन भारत के इतिहास की विशेषताएं। दोस्तों, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मध्यकालीन भारत का इतिहास सामान्य तौर पर जो स्टूडेंट जानते हैं वो ये जानते हैं कि जैसे ही मुस्लिम शासक यहाँ पर आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक अपना साम्राज्य स्थापित करता है, वहीं से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है और औरंगजेब की मृत्यु तक लोग मानते हैं कि ये मध्यकालीन इतिहास का चरण है। लेकिन दोस्तों, ये केवल आपके पढ़ने के दृष्टिकोण से बनाई हुई एक अवधारणा है, यानी कि मध्यकालीन भारत जो है आपके मुसलमानों के आगमन के साथ शुरू नहीं होता, बल्कि उससे बहुत पहले ही यह परंपरा, यह व्यवस्था शुरू हो चुकी थी। उससे बहुत पहले, लगभग मान के चलिए तो मुस्लिम शासन की स्थापना से कम 500 साल पहले, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं हर्षवर्धन की मृत्यु के तुरंत बाद ही भारत में मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो चुकी थी। कैन यू बिलीव? अब बात वही आती है कि सर ऐसे कैसे कह देंगे, तो उसी लिए तो हमको जानना है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास की विशेषताएं क्या हैं, किस तरीके से हैं, तो उनको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन मध्यकालीन इतिहास को जानने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, इतिहास क्या होता है उसको पहले समझिए और उसके बाद हम बात करेंगे की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। इतिहास साधारण तौर पर हम बात करें दोस्तों, तो इतिहास कुछ भी नहीं है कि आज से पूर्व मानव जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का क्रमवार संकलन है। क्रमवार क्या है? संकलन। ठीक है ना। मानव जीवन के में घटित होने वाली सभी घटनाओं का क्रमवार संकलन है। पहले तो इतिहास समझिए, आखिर कौन सी घटनाएं, बस यहीं पर इस चीज को समझने की जरूरत है, कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो मानव जीवन में घटित हो रही हैं उसकी ध्यान रखना। राजनीतिक घटनाएं, हम भाई इंसान हैं, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ राजनीतिक घटनाएं घटित हो रही हैं। हमारी सामाजिक घटनाएं, सामाजिक जीवन में, हमारे आर्थिक जीवन में, हमारे धार्मिक जीवन में, या कह लीजिए हमारे सांस्कृतिक जीवन में, या हमारा जो वैज्ञानिक पहलू है,
वैज्ञानिक पहलू, उसके संदर्भ में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सभी घटनाओं का क्रमवार संकलन ही इतिहास है। इसका मतलब है आज से पहले सभी घटनाएं। और आज हम कहां रहते हैं? आधुनिक समय में। कहते हैं ना कि हम लोग कौन हैं? वी आर द मॉडर्न। हम आधुनिक लोग हैं, हम छोटी मोटी चीजों पर नहीं लड़ते। तो पहले आधुनिक समय की चीजों को समझें, फिर उससे पहले का मध्यकाल समझें, उससे पहले प्राचीन काल को समझें। मध्यकाल, इसका मतलब हो गया आपके दो इतिहासों के बीच का कालखंड है। मध्यकाल क्या है? ये रहा आपका मध्यकाल, ट्रांजिशन फेज कहते हैं इसको। एक तरफ है आधुनिक काल, आधुनिक काल से पहले और आपके प्राचीन काल के बाद। ये रहा, यहां पर है आपका मध्यकाल। बात यही आती है कि इसको मध्यकाल को कहां से माना जाए। यानी घटनाएं तो यहां से अभी तक हम ये मान के चले कि हम यहां पर खड़े हुए हैं, ये रहे। हम ये मान के चलते हैं कि हम यहां पर खड़े हुए हैं, ये हमारा जीवन है यहां पर जहां हम जी रहे हैं, ये रहे यहां पर। इससे पहले जितनी भी घटनाएं घटित की हैं वो सब कुछ इतिहास है। और इसका मतलब है राजनीतिक पक्ष में, सामाजिक पक्ष में, आर्थिक पक्ष में, धार्मिक पक्ष में, सांस्कृतिक पक्ष में या वैज्ञानिक पक्ष में जो कुछ भी घटित हुआ सब कुछ इतिहास। तो इससे पहले घटनाओं को हम 3 कालखंडों में क्यों विभाजित करें? वो इसलिए विभाजित करते हैं क्योंकि हमारे जीवन में घटने वाली सभी घटनाएं, चाहे बेशक ये सारे पक्ष ही क्यों ना हो, एक जैसे नहीं रहे। इनमें हमेशा उतार चढ़ाव आता चला गया। और मैंने पहले ही कहा, इतिहास राजा महाराजाओं का इतिहास नहीं है, इतिहास है मानव जीवन का। और जो लोग राजा महाराजाओं का इतिहास मानते हैं तो इसका मतलब आम आदमी का तो कोई इतिहास है ही नहीं। वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। जब हम इतिहास का हिस्सा ही नहीं है तो फिर हमारे जीवन का औचित्य क्या है? फिर क्यों पढ़े हम? इतिहासकारों ने आगे जाकर के इसी चीज को बदल के रख दिया और साफ साफ कह दिया कि इतिहास मानव जीवन का है। ठीक है ना? और मानव जीवन का यह संपूर्ण इतिहास अलग अलग कालखंडों में चला है, इनमें उतार चढ़ाव आते चले गए हैं। यानी कि इन सभी पहलुओं में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते चले गए। तो यही हम जानने की कोशिश करेंगे कि मध्यकाल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी होती है, मध्यकाल में सामाजिक व्यवस्था, मध्यकाल में आर्थिक व्यवस्था, मध्यकाल में धार्मिक व्यवस्था, मध्यकाल में सांस्कृतिक, मध्यकाल में वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक व्यवस्था कैसी होती है, किस प्रकार की होती है। इन सब चीजों को जानने की जरूरत है। और वो मध्यकाल में तब समझ में आएगी जब हम प्राचीन काल को समझ पाए, और प्राचीन काल के बाद ही समझ में आएगा मध्यकाल का और आधुनिक काल का। तो यानी कि पहले हम प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल तीनों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? एक एक करके सभी चीजों के बारे में अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और इसको मैं डिस्कस करूंगा, उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको डिस्कस करना चाहता हूं। आप लोग ध्यान रखिएगा। वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि हिस्ट्री वैकल्पिक विषय यानी कि हिस्ट्री ऑप्शनल का सेकंड बैच, यानी फर्स्ट बैच लगभग कंप्लीट होने वाला है। कंप्लीट क्या मतलब? वो एडमिशन क्लोज हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हम सेकंड बैच से बैच को ज्वाइन करें। समय था, सारी चीजें थी, तो हमने 17 तारीख से बैच नंबर 2, जिसको हम क्लास और टेस्ट सीरीज कहते हैं, यानी क्लास और टेस्ट सीरीज तो चलेगी, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 17 तारीख से। ठीक है ना? दोपहर में 1 बजे, जिनका टारगेट 2025 या 2026 है। और ये भी मैं कहता हूं कि 2027 भी हो तब भी, क्योंकि वैकल्पिक विषय का मतलब होता है गहराई के साथ समझ, यानी कि ज्यादा नंबर। एकमात्र सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपको 70%, 80% तक नंबर आराम से आपको दिला सकता है। 60% तो आपके नॉर्मल आ सकते हैं, बशर्ते कि उसके कोर चीज को आप समझ लीजिए। और इस मामले में इतिहास इतना बेहतरीन आपके लिए एक विषय के रूप में उभर के आता है, जो आपको जीएस में चाहे प्री हो या मेंस में पेपर 1 हो, पेपर 2 हो या पेपर 3 हो, पेपर 4 हो, या फिर आपका एथिक्स का पेपर क्यों ना हो, उन सभी में इतिहास की बहुत इंपॉर्टेंस है। यह आपको गहराई से चीजों को समझने में सहायता करता है, आपके करंट को समझने में सहायता करता है, क्योंकि इतिहास नहीं जानते तो करंट को कैसे समझेंगे, और करंट को नहीं समझेंगे तो फ्यूचर कैसे डिसाइड करेंगे।
ठीक है ना। तो उसमें ये बहुत बड़ा हेल्प कर सकता है और इसमें हम आसानी से आराम से 300 प्लस नंबर हिंदी माध्यम से ला सकते हैं और ये मेरा मिनिमम टारगेट है कि मैं आपको इतने नंबर आराम से दिलवाऊं, क्योंकि उसका मेरे पास अपना एक पैटर्न है जिसमें मैं फॉर्मेटिंग पॉइंट से, सिनॉप्सिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। उसमें ग्राफिकल और चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। केवल इसमें डेस्क्रिप्टिव थ्योरी कहानी नहीं है, इसमें मैं फैक्ट बिल्कुल आपके ना के बराबर इस्तेमाल करता हूं और जरूरत भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। बहुत कम सिलेबस के साथ इसमें आराम से 300 प्लस नंबर लाए जा सकते हैं और लाए क्या जा सकते हैं, मैं खुद लेकर के आया हूं 365 आउट ऑफ 600, यानी कि 61% मार्क्स ये मैं खुद लेके आया हूं। सोचिए, आज तक के हिंदी मीडियम के इतिहास में जब भी कोई टॉपर बना है वो हिस्ट्री ऑप्शनल से बना है, टॉप पे। 3rd रैंक किरण कौशल, 5th रैंक अजय कुमार, ये सब हिंदी माध्यम में हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ आए थे। फिर कहते हैं कि नंबर नहीं आते, क्यों? क्योंकि लिखेंगे तो नंबर आएंगे और उसको लिखने का तरीका जो है वो साइंटिफिक है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या है? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको इसकी कोई अपनी लैंग्वेज नहीं है, यानी कि कोर पॉइंट याद रखिए, कंसेप्ट याद रखिए, उसको अपनी भाषा में लिखिए, चार्ट बनाइए, ग्राफ बनाइए, मैप बनाइए, पूरी छूट है। और टेक्निकल लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है अदर सब्जेक्ट की तरह, चाहे देखिए पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या लिटरेचर हो या कोई भी अन्य सब्जेक्ट हो, सबकी अपनी एक भाषा है, इसकी अपनी कोई भाषा नहीं है। और दूसरी बात, जीएस का सिलेबस आपके हिस्ट्री ऑप्शनल के से ज्यादा है, तो पढ़ना तो उतना ही है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड। और जीएस में आपको फैक्चुअल भी पढ़ना है, यहां फैक्चुअल पढ़ना नहीं है, सारा पढ़ना है। तो क्यों ना इसमें हम बेहतर करके जीएस में भी नंबर इससे ज्यादा उठाए जाए। जीएस में जो नॉन ऑप्शनल वाले सब स्टूडेंट्स होते हैं वो हिस्ट्री में, जीएस में एवरेज 40% नंबर लाते हैं, जबकि अगर हिस्ट्री ऑप्शनल अगर आप पढ़ते हैं तो आराम से आप 60% से ज्यादा नंबर ला सकते हो जीएस में भी, जीएस के हिस्ट्री के क्वेश्चंस में। और उसी अप्रोच से दूसरे सब्जेक्ट को तैयार किया तो उसमें भी नंबर बढ़ जाएंगे, ये समझ लीजिएगा। सोचना कि अगर जीएस का, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन सामान्य स्टूडेंट लेकर के आता है तो 40% से ज्यादा नंबर नहीं आते। ये अब तक का रिकॉर्ड है, उठा करके पेपर देख लीजिएगा, टॉपर के भी 40 से 45% नंबर हैं। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेकर के पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के उसी क्वेश्चन में आप 60 to 70% नंबर ला सकते हो, यानी कि सिलेक्शन को श्योर कर सकते हो। ये इसका फायदा है। और इसमें हम लोग जो प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना, वो सब कुछ सिस्टेमेटिक तरीके से, आपकी क्लास तो है ही, टेस्ट सीरीज है ही, इसमें सोचिए आपको हम नोट्स दे रहे हैं, ठीक है ना, हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, मॉडल आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, मॉडल क्वेश्चंस भी और मॉडल आंसर्स भी, ठीक है ना। आपको मैप की क्लास और मैप का कंटेंट ये मैं अलग से आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। डेली आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं जिससे कि डेली आप सीखते रहें, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज जो इसमें है, आपके पिछले 40 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये मैं आपके इसमें डिस्कस कर रहा हूं, पिछले 40 सालों के। अगर पिछले 40 सालों के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर गए तो नंबर बूम कर जाएंगे, उन एंगल को आपने समझ लिया तो। और सबसे प्लस पॉइंट जो इसमें है कि आपकी जितनी भी कॉपियां आंसर राइटिंग में करते हैं उनको मैं खुद चेक करता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने कोई अलग से कॉपी एवेल्युएटर मैंने लगा रखा हो, मैं खुद चेक करता हूं सैटरडे संडे में बैठ करके, जिससे कि मैं आपके अपने आंसर्स में क्वालिटी पॉइंट्स आपको बता सकूं और उनमें बता सकूं कि आपकी सही कमी कहां पर है, क्या इंप्रूवमेंट करना है। क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं, आप मेरे छात्र हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आपकी पॉजिटिव और आपके नेगेटिव मुझे पता होना चाहिए और मैं ही बता सकता हूं कि इसमें और क्या करना है, ठीक है ना। तो इस बैच में आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 15,999 रुपए में अभी एडमिशन हो रहा है। उसके बाद ये भी बैच क्लोज हो जाएगा क्योंकि इनमें सीटें लगातार फिल हो रही हैं, ठीक है ना। बाकी कोई भी चीज हो तो आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल आईडी है, इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इस नंबर पर भी, टेलीग्राम नंबर जो है मेरा, इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये रहा।
ये भी मेरा नंबर है जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम, ये टेलीग्राम बार कोड है, इसको आप देख लीजिए, लेकिन MK लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा, डिस्काउंट नहीं मिलेगा फिर, ठीक है ना। चलिए, तो हम बात कर रहे थे मध्यकालीन भारत के इतिहास की विशेषताएं। देखिएगा, मध्यकालीन भारत के इतिहास की विशेषताओं से पहले हम बात करेंगे प्राचीन काल की। प्राचीन काल की, प्राचीन काल में हम बात करें तो ध्यान रखना, राजनीतिक व्यवस्था में एक राजतंत्र आया था। राजतंत्र की व्यवस्था जो है आपके शून्य से लेकर के विकसित होने तक इसको विकसित किया गया, यानी कि जीरो से हमने विकास किया था, शून्य से लेकर के एडवांस लेवल तक राजनीतिक राजतंत्र। और इसमें कैसा राजतंत्र था? निरंकुश और कल्याणकारी, निरंकुश प्लस कल्याणकारी, यह राजतंत्र की परंपरा थी राजनीति में। सामाजिक स्तर पर हम बात करें तो सामाजिक स्तर पर ध्यान रखना, यहां पर हमारी सामाजिक समानता, मोस्टली सामाजिक समानता, अब वो चाहे वर्ण हो या फिर चाहे आपका लिंग हो, ठीक है ना, ये सारी चीजें हमने देखी और इनको भी हमने सामाजिक स्तर से लेकर के आगे तक इसको डेवलप किया, यानी हर चीज को डेवलप किया, क्योंकि परिवार परंपरा पाषाण काल से शुरू होती है और धीरे धीरे इसको हमने डेवलप किया था। एक विकसित समाज बनाया जहां पर लोग अपने खुले दिमाग से रह सकते थे, मिलजुल करके रह सकते थे, ठीक है ना। उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था को भी हमने कैसा लेकर के आए? नियंत्रित अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं, नियंत्रित और ओपन, खुला दोनों था, और इसको भी हमने जीरो से शुरू किया। यानी जब से हमने पाषाण काल में मनुष्य ने कृषि करना शुरू किया, तब से लेकर के इसको शुरू किया, ठीक है ना। फिर हमने कृषि बनाई, पशुपालन किया, ठीक है ना। धीरे धीरे हमने अपने बाजार प्रणाली को विकसित किया, नगर प्रणाली को विकसित किया, हमने बाट माप तौल बनाए, ठीक है ना, जहाज रानी बनाई, विदेश व्यापार किया, घरेलू व्यापार किया, ठीक, उसमें हमने बहुत सारे मुद्राएं बनाई। ये परंपराएं हमने हर चीज की शुरुआत की, यानी जीरो से उसको शुरू किया और एंड तक हम लेकर के चले, यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था को हमने डेवलप करने की कोशिश की। धर्म की भी हमने ध्यान रखिए, धर्म के स्तर पर भी हमने क्या किया? एक कहा जाए तो मिला जुला धर्म की व्यवस्था थी, मिली जुली, यानी कि एक उपयोगितावादी हम कह सकते हैं, उपयोगितावादी, यानी जिसमें प्रकृति की हर चीज को देखा और उसी को हमने भगवान मान लिया, यानी कि यहां से भी हमने जीरो से ही शुरू किया। उपयोगितावादी धर्म स्वरूप, जिसमें धीरे धीरे करके कर्मकांड भी आया, रूढ़िवादिताएं भी आई, धीरे धीरे करके आई, लेकिन शुरुआत हमने जीरो से की थी, ठीक है ना। कला संस्कृति, संस्कृति के स्तर पर भी हम बात करें तो उपयोगितावादी संस्कृति है। उपयोगितावादी यानी कि हमारी जरूरत के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए हमने जरूरत के अनुसार सारी चीजों का निर्माण किया, चाहे वो चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, या आप कह लीजिए आपके बर्तन की कला हो, हस्तशिल्प कला हो, नृत्य हो, संगीत हो, अपने तरीके से इसको शुरू किया और इसे भी हमने जीरो से ही आगे लेकर के गए, ठीक है ना। वैज्ञानिक सोच भी इसी तरीके से आगे गई, धीरे 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 हमने खुला माहौल दिया था, यानी कि जीरो से प्राचीन काल में हर चीज की शुरुआत होती है जीरो से। यह है जीरो, शून्य, यानी शून्य से हर घटना का विकास हुआ था। लेकिन कंडीशन यह हुई कि इस समय में अगर हम बात करें तो हम भूल जाइए कि प्राचीन काल में क्या था, हम बात करें कि आधुनिक समय में क्या है। क्या हम आधुनिकता का मतलब जानते हैं? बताइए। मैं इन दोनों को डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद बात करूंगा मध्यकाल की, उसके बाद मैं बात करूंगा मध्यकाल की, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आधुनिक समय में हम बात करें तो आधुनिक समय में राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? राजनीतिक व्यवस्था है आपकी लोकतंत्र, गणतंत्र, यानी कि जनशासन, यह इसकी पहचान है।
सामाजिक स्तर पर हम बात करें तो वर्तमान की क्या पहचान है सामाजिक स्तर पर? सामाजिक स्तर पर यहां पर पहचान है समानता, ठीक है ना। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं लोकतांत्रिक स्तर पर हम सभी चीजों का समान वितरण की नीति अपनाते हैं। समानता और स्वतंत्रता, समानता यानी कि लैंगिक समानता, वर्गीय समानता, हर प्रकार की समानता की हम बात करते हैं। यही आधुनिक मूल्य हैं कि नहीं, या उसमें कोई कमी है तो ये एक अलग बात है, लेकिन मूल विचार यही है कि जहां पर हम सबको बराबर का मौका देते हो, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था की आधुनिक परिभाषा का मतलब है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, यानी कि जहां पर डिमांड एंड सप्लाई से सारी चीजें चलती हों और कोई उस पर नियंत्रण ना लगाए, कोई भी उसका नियंत्रण ना करे, तो उसको कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। यह आधुनिकता की पहचान है, ठीक है ना। अगली पहचान क्या है? धर्म। धर्म इसमें क्या है? उपयोगितावादी और मानव केंद्रित धर्म को माना जाता है। मानव केंद्रित धर्म, ठीक है ना। मानव केंद्रित यानी कि धर्म के केंद्र में ईश्वर नहीं, बल्कि धर्म के केंद्र में मनुष्य है और ईश्वर उसका अधिष्ठ है। ईश्वर से जो उम्मीद की जाती है या सबसे उम्मीद की जाती है कि मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। यानी कि ईश्वर अपनी जगह पर है, लेकिन मानव सेवा करोगे तो ईश्वर की सेवा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सभी मनुष्य उसी ईश्वर की संतान है। अगर उसकी ईश्वर की किसी एक संतान को कोई कष्ट है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो वो कैसे खुश रह सकता है? एक पिता, वो परम पिता परमेश्वर है। तो इसलिए उपयोगितावादी मानव केंद्रित धर्म बनाया गया, ना कि कर्मकांड या रूढ़िवादी, कुछ नहीं बनाया गया। यह आधुनिकता की पहचान है। कला संस्कृति, कला संस्कृति भी कैसी है? कला संस्कृति आपकी ध्यान रखने का उपयोगितावादी प्लस भौतिकतावादी दोनों हैं। थोड़ी सी भौतिकतावादी भी है, यानी कि अपने सुख सुविधाओं के लिए कुछ चीजों का कला संस्कृति का विकास करते हैं। तो ये आपके आधुनिक मूल्य हैं, ये प्राचीन मूल्य हैं। इनके बीच में जो आया उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मध्यकाल। अब मध्यकाल इसका मतलब क्या है? अगर आज लोकतंत्र है तो इससे पहले क्या था? बोले राजतंत्र हो सकता है, लेकिन राजतंत्र तो निरंकुश कल्याणकारी था। अगर वो जनता का कल्याण करता है तो फिर राजतंत्र बुरा तो नहीं है। अगर इससे पहले सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें वर्ण और लिंग को लेकर के समान स्तर पर बातें की गई, थोड़ा बहुत ऊंच नीच था, तो कोई परेशानी तो थी नहीं, वो तो आज भी है। अर्थव्यवस्था नियंत्रित भी थी और खुली भी थी, तो फिर अगर आज थोड़ी सी खुली है और थोड़ी सी कंट्रोल कर ले, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो प्रॉब्लम कहां है? आज भी तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप ही तो है। धर्म के क्षेत्र में वहां पर भी उपयोगितावादिता, हर वो प्रकृति में पाई जाने वाली चीज ईश्वर थी, वो भी आज भी है। तो प्रॉब्लम कहां है? कला संस्कृति उपयोगितावादी, थोड़ी सी भौतिकतावादी उस समय भी थी और आज भी है। ये दोनों लगभग सेम हैं, तो फिर परेशानी कहां है? तो फिर मध्यकाल किसे कहते हैं? यस, मध्यकाल एक ट्रांजिशन फेज है जो इन दोनों के विकास नहीं बल्कि इन दोनों के बीच में पतन के काल को दर्शाता है। यस, इन दोनों के बीच में क्या दर्शाता है? पतन के काल को दर्शाता है। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर ये कहें हम ये एंशियंट है और ये मिडेवल है और ये मॉडर्न है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें एंशियंट में हर चीज शून्य से शुरू होती है, तो सोचिएगा हर पहलू आपका आगे बढ़ता है। ये रहा सारे पहलू, लेकिन ये सारे पहलू आगे बढ़ते चले जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं गए। इसमें एक समय पर क्या आया? इसमें थोड़ा सा पतन की स्थिति दिखाई दी। ये रहे पतन की स्थिति, इस तरीके से पतन की स्थिति यहां पर आपको दिखाई देती है। और ये सब क्यों आई? क्योंकि यहां पर इतिहास में एक नई घटना घटी थी। एक
नई घटना का प्रस्फुटन हुआ था, उसे कहते हैं सामंती व्यवस्था, सामंतवाद। और इसकी शुरुआत होती है हर्षवर्धन की मृत्यु के तुरंत बाद ही। हर्षवर्धन के समय भी थे, लेकिन उतनी मजबूत नहीं थी जितनी अब थी। जहां से इतिहास में यह सामंतवाद की परंपरा शुरू होती है, जो अपना रूप दिखाती है, वहीं से मध्यकाल की शुरुआत होती है, ना कि मुसलमानों के आगमन से। ठीक है ना। और उसके बाद हमारी स्थिति इतनी गिर जाती है, इतने नीचे आ जाते हैं कि बस पूछिए मत, कि उसको लेकर के फिर स्थिति यह होती है कि हम पर आकर के यहां पर हमको अंग्रेजों ने, यानी कि यूरोपियों ने हमको नियंत्रित कर लिया। ये रहा, यूरोपियों ने हमको नियंत्रित कर लिया, हमको गुलाम बना लिया, हमारा शोषण किया, हमारे संसाधन लूट ले गए, हर तरीके से हमको जानवर की तरह ट्रीट किया। उसके बाद हमको एहसास हुआ कि यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जहां से हमको यह एहसास हुआ, जिन कारणों की वजह से एहसास हुआ, वहीं से आधुनिकता की शुरुआत है। इसी को कहते हैं हम पुनर्जागरण। क्या कहते हैं इसको? इस पीरियड को कहते हैं जहां से हम उठते हैं, इसको कहते हैं पुनर्जागरण। यह घटना यूरोप में भी हुई थी, भारत में भी हुई थी। इसको कहते हैं मध्यकाल की शुरुआत। मध्यकाल ये रहा पूरा पीरियड, और यह पुनर्जागरण यानी कि आधुनिक काल। पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जागना। इसका मतलब है आप दूसरी बार जागे हैं। पहली बार कब जागे थे? बोले कि यहां पर जागे थे। ये फर्स्ट टाइम जागे, और यहां पर हम सेकंड टाइम। फिर सोचिए वहीं पर आ गए थे जहां से चले थे। जहां से चले थे वहीं हम आ चुके थे, और खूब अचीवमेंट हासिल किया, और उसके बाद डिक्लाइन कर गया। अब ये सामंतवाद की वजह से ये सब डिक्लाइन कर गया। इसका मतलब क्या है? पहले तो इस पीरियड की हम जो विशेषताएं हैं उसको हम जानने की कोशिश करें कि मध्यकाल की विशेषताएं क्या हैं, जो हमारा असली मुद्दा है। मध्यकाल की विशेषता है राजनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर सामंतवाद, यानी कि उत्तरदायित्व विहीन राजतंत्र। ये रहा, जहां पर सामंतवाद है और उत्तरदायित्व विहीन राजतंत्र है, यानी कि जहां पर राजा का अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं किसी के लिए भी, उसको कहते हैं ये। दूसरा, सामाजिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जहां पर विषमता हो, जहां पर भेदभाव हो, जहां पर शोषण होता हो, चाहे स्त्री हो, चाहे निम्न पुरुष हो, या निम्न वर्गीय व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसको कहते हैं सामाजिक व्यवस्था मध्यकाल की। विषमता, भेदभाव, शोषण, यह यहां की पहचान है मध्यकाल की। इसी वजह से सोचिए, महिलाओं को कमरे के घर के अंदर बंद कर दिया गया, 8 साल की 7 साल की लड़कियों की शादी कर दी गई। क्यों? कारण, और यह केवल घटना भारत की नहीं है, भारत के बाहर यूरोप में भी सेम इसी तरह घटना हुई थी। समय काल का अंतर है, लेकिन मध्यकाल की विशेषता यही है। ठीक है ना। आर्थिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर जहां पर अर्थव्यवस्था पतनशील हो, नियंत्रित हो, नियंत्रित हो और पतनशील हो, उसको कहते हैं हम मध्यकाल। यानी कि जहां पर ना तो कोई उद्योग धंधा है, ना कोई बहुत बड़ा व्यापार है, ना कोई नए सिक्के हैं, ना कोई अन्य गतिविधियां होती हैं, ना के बराबर, बहुत कम, उसको कहते हैं आर्थिक व्यवस्था। धार्मिक स्तर पर आ जाइए तो धार्मिक स्तर पर मध्यकाल की विशेषताएं क्या है? धार्मिक स्तर पर है कर्मकांड, रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता, एक वर्ग विशेष का प्रभाव, वर्ग विशेष द्वारा शोषण, वर्ग विशेष द्वारा एक शोषण, यानी कि तंत्र मंत्र, जौन टोना टोटका, ये तमाम तरह की चीजें जहां पर तर्क ना हो, कोई चीज ना हो, और धर्म के नाम पर सब कुछ कंट्रोल कर लिया जाए,
उसको कहते हैं मध्यकाल। और उसके बाद हम कहें तो कला संस्कृति, संस्कृति के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर जहां भोग विलास हो, विलासिता हो, ठीक है ना, भोग विलास हो, विलासिता हो, ठीक है ना, और इसी तरह की अन्य चीजें हो, उसको हम कहते हैं संस्कृति। यह मध्यकाल की विशेषता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्यकाल की विशेषताएं क्या हैं, तो आराम से इनको आप बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बात यह आती है कि यह सब आखिर हुआ कैसे? हुआ केवल सामंतवाद की वजह से, ठीक है ना, सामंतवाद की वजह से। वो मैं डिस्कस करता हूं अभी, उसको आप लोग समझ लीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि आप में से जो भी छात्र 2025-2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, तो हमारा जीएस का P2I बैच, फाउंडेशन बैच 10 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसको आप लोग अभी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए फीस आपको देनी होगी मात्र 27,999 रुपए। हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी से, इंग्लिश में पॉलिटी से और इंग्लिश में मॉडर्न हिस्ट्री से बैच स्टार्ट हो रहा है 10 जून शाम को 6 बजे से। तो इसमें हम जो एक 4 स्टेज रणनीति के साथ आपको तैयारी कराते हैं, उसका पर्पस है अफोर्डेबल फीस में आपको सिलेक्शन दिलाना, ना कि कोर्स कंप्लीट करना। ध्यान रखना, स्टडी IQ कोर्स कंप्लीट कराने में विश्वास नहीं करता, बल्कि आपके तैयारी को अंतिम चरण तक ले जाने की कोशिश करता है। इसलिए बहुत कम अमाउंट में ये सारी सुविधाएं घर बैठे बेहतरीन ट्यूटर्स के साथ में, बेहतरीन फैकल्टीज के साथ आपको हम सुविधाएं दे रहे हैं। इसमें सोचिए कि आपका 13 महीने का फाउंडेशन कोर्स तो रहेगा ही रहेगा, साथ के साथ प्री की क्लास और प्री का टेस्ट सीरीज अलग से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। मेंस के लिए मेंस की क्लास, मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस की आंसर राइटिंग अलग से भी प्रोवाइड कराई जाएगी। वो तो रहेगा ही रहेगा, फाउंडेशन में तो रहेगा प्री कम मेंस, यहां पर अलग से प्रोवाइड कराई जाएगी, उसका कोई चार्ज नहीं है। इसमें सीसेट भी इंक्लूड है, निबंध भी इंक्लूड है, सोचना, और आपका कंपलसरी पेपर भी इंक्लूड है, करंट अफेयर इंक्लूड है, जिसकी क्लास आपके डेली बेसिस पर होती है। ये सब इंक्लूड है, आपको कुछ नहीं करना है, अलग से 1 रुपया खर्च नहीं करना। साथ के साथ आपको 10 किताबों का सेट इसमें और मिल रहा है, जिसकी मार्केट वैल्यू कम से कम आपकी 10,000 से ज्यादा है। 18 किताबों का सेट है, यानी सभी बेहतरीन किताबें लिखी गई हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बल्कि नहीं तो बहुत ज्यादा हल्की भी नहीं, नो बल्कि नो हल्की, जितनी जरूरत है उतनी बेहतरीन लैंग्वेज में प्रॉपर तरीके से आपको किताब लिखी गई है, जिससे क्वेश्चन आपके बाहर ना जा पाए। तो फिर दोस्तों इसको वेट मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब मैं बात कर रहा हूं इसमें कि किस तरीके से, ध्यान रखना, कि मध्यकाल की शुरुआत हुई। सामंतवाद ने क्या किया? सामंत कोई और नहीं बल्कि ये मुख्य राजा के ये अधिकारी थे, जिन्हें वेतन के बदले में भूमि दान दिया गया। वेतन के बदले में राजा जब कमजोर हुआ तो उसने क्या किया, अपने प्रांतों में इन अधिकारियों को वेतन के बदले में भूमिदान दे दिया और आनुवांशिक कर दिया। और यह गुप्त काल के बाद परंपरा शुरू हो जाती है, और हर्षवर्धन के बाद तो पूरी तरीके से। जब ये सोचिएगा, जब ये एक क्षेत्र में अपना कब्जा कर लेते हैं और शासक, मुख्य शासक यहां पर है, और यहां पर ये छोटे छोटे राजे रजवाड़े बन जाते हैं, ध्यान रखना, और ये अपने अपने क्षेत्र के प्रमुख शासक हैं, ये रहे, तो सोचिएगा, तो ये किसी की बात को मानेंगे नहीं। छोटे छोटे ये सब सामंत हैं, और ये मुख्य राजा है, किंग है, और ये आपके फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ये सब के सब। जब दान में मिली हुई भूमि है तो इसका मतलब क्या है, ये इनकी अपनी पुश्तैनी जमीन है, इसके ये मालिक हैं। राजा कभी मालिक नहीं होता था, राजा कहता था मेरे प्रजा के सुख में ही मेरा सुख है। वो कल्याणकारी राजा था, लेकिन आगे जाकर के जब शासक कमजोर होने लगे तो उन्होंने सारा दायित्व इनके ऊपर छोड़ दिया। धीरे धीरे इन लोगों ने, सामंतों ने, अपना क्षेत्र विस्तार किया और ये अपने आप को राजा कहने लगे। राजा ही नहीं बल्कि महाराजा, महाराजा ही नहीं बल्कि महाराजा धिराज कहने लगे।
महाराजा धीराज, यानी कि जितने छोटे शासक उतनी बड़ी उपाधियां, ये सब आपके बनने लगे। इसका मतलब है राजा कमजोर हो रहा था। ये तो कमजोर हो गया, इसको इन्होंने कमजोर कर दिया, क्योंकि सारी सेना इनके पास रहती थी, सारा क्षेत्र इनके पास था। अब ये चाहे टैक्स भेजें या ना भेजें, आगे जाकर के इन्होंने इसको खत्म कर दिया और पूरे में यही सब लोग आ गए। लेकिन जनता की नजर में, बस एक ध्यान रखिएगा, इनका जनता की नजर में ये कभी राजा नहीं थे। जनता की नजर में राजा यही था। इसीलिए इन्होंने सामंत और जो धार्मिक जो समूह है, उन्होंने अपना एक संगठन बना लिया, एक गठजोड़ बना लिया, दोनों मिल गए। सामंत ने धर्म को बढ़ावा दिया, यानी कि इसको बढ़ावा दिया, और इसने सामंत को बढ़ावा दिया। कैसे दिया? ध्यान रखना, धर्म को बढ़ावा दिया किस तरीके से? धर्म को बढ़ावा दिया दोस्तों, धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ाकर, धार्मिक कर्मकांड को बढ़ाकर बढ़ाया, ठीक है ना। और धार्मिक समूह ने इनके साथ क्या किया? इनको इनके देवी देवताओं के वंश से जोड़ दिया, के वंश से जोड़ा, ठीक है ना। अर्थात इनका क्या कर दिया गया? दैवीयकरण कर दिया गया, जिससे कि आम आदमी अब इनको क्या समझने लगा? ये तो हमारे भगवान के वंश के हैं, तो भैया इनको पूजो। ये राम के वंश के हैं, ये लक्ष्मण के वंश के हैं, ये भरत के वंश के हैं, ये कृष्ण के वंश के हैं, ये अर्जुन के वंश के हैं, ये युधिष्ठिर के वंश के हैं, कि ये अभिमन्यु के वंश के हैं, या किसके वंश के हैं? इस तरीके से देवी देवताओं के, कोई सूर्य के वंश का है, कोई चंद्र के वंश का है, कोई अग्नि से पैदा हुआ है तो कोई नाग वंश का है। इस तरीके से ये परंपराएं शुरू हो गई। तो दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट कर दिया। जब एक दूसरे को सपोर्ट कर दिया तो फिर दोनों ने मिल करके क्या किया? दोनों ने मिल करके सभी संसाधनों पर नियंत्रण किया, सभी संसाधनों पर नियंत्रण किया। इन्होंने धर्म के नाम पर, इन्होंने अपनी शक्ति के नाम पर। और जनता धर्म को समर्थन देने लगी, क्योंकि राजा धार्मिक कर्मकांड को बढ़ा रहा है। जब राजा करेगा तो प्रजा को भी करना पड़ेगा, और इन लोगों ने फिर कर्मकांड के नाम पर जनता का शोषण करना शुरू किया। इधर सामंत जो अपने आप को राजा बन गए, चूंकि वंश के बन गए, तो उन्होंने टैक्स लेकर के जनता का शोषण करना शुरू कर दिया। अल्टीमेट सारे संसाधनों पर नियंत्रण इनका हो गया। और जनता का पैसा जब ये दोनों लूट लेंगे तो दोनों करेंगे क्या? तो इस सामंत ने उस सारी चीजों का उपयोग कहां पर किया? इसने किया भोग विलास पर खर्च। किस पर खर्च किया? भोग विलास पर, अय्याशी पर। इसलिए बड़े बड़े महल बनवाए, ठीक है ना, अपने रनिवास बनवाए। अब एक रानी नहीं, 4-4, 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 रानियां करने लगे, रखने लगे। बहुत सारे दास दासियां रखने लगे, यानी कि मुख्य राजा से भी बड़ा ऐशो आराम की जिंदगी इनको चाहिए। अब ऐसी कंडीशन होगी तो बताइए फिर होगा क्या? और धार्मिक संगठन इसको बढ़ावा दे रहा है, इनको और बढ़ावा दे रहा है। इनके साथ में कुछ कलाकार और भी जुड़े, जो साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, वो इनकी रचनाएं लिख लिख करके इनको और महान बना रहे हैं, इनको और महान बना रहे हैं कि आप तो इतने महान हैं कि बस पूछिए मत। इन्होंने चने के झाड़ पर इनको चढ़ा दिया, और इस तरीके से इन दोनों ने कब्जा किया। मरा कौन? मरी आम जनता और वैश्य वर्ग, निम्न वर्ग, ये दोनों मर गए। वैश्य वर्ग की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। क्यों? क्योंकि वैश्य वर्ग समझ गया कि धार्मिक समूह इसका गलत उपयोग कर रहा है। तो धार्मिक समूह ने वैश्य वर्ग को नियंत्रित करने के लिए शुरू से ही सूद पर पैसा लेना देना प्रतिबंधित कर दिया था, समुद्र यात्रा प्रतिबंधित कर दी थी। क्योंकि वैश्य वर्ग जो है, अगर पैसे में सशक्त हो गया तो समझ लीजिए धार्मिक वर्ग का प्रभुत्व तो नहीं मानेगा। तो इन लोगों ने आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए समुद्र यात्रा बंद करवा दी, सूद पर पैसा लेना देना बंद करा दिया, यानी कि ब्याज पर पैसा लेना देना बंद करा दिया, पाप बता दिया। और करोगे तो घर से बाहर, समाज से बाहर, ना विवाह होगा ना कुछ होगा, ये सब करवा दिया इन्होंने। अब बताइए, बिना पैसे के लेन देन के, बिना ब्याज के पैसे के कौन सा व्यापार चलता है? किसी भी कालखंड में नहीं चलता।
और ये आधुनिक काल तक चलता रहा, जब तक कि मंगल पांडे को भी सोचिए विद्रोह नहीं करना पड़ेगा अंग्रेजों के खिलाफ। समुद्र यात्रा करना पाप उस समय भी चल रहा था, इसलिए सैनिकों ने विद्रोह किया था, बोले समुद्र यात्रा नहीं करेंगे। उस समय भी यही कहानी थी, यहां से चली आ रही है। तो वैश्य वर्ग की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, और वैश्य वर्ग करे तो करे क्या? सामंत आम जनता को लूट रहा है, शोषण कर रहा है। तो अब बता दीजिए, ऐसी कंडीशन में ध्यान रखिएगा, यहां पर सामंत वर्ग का अपना कोई उत्तरदायित्व तो रहा, वो भोग विलास में विजयी है। सामाजिक स्थिति पर भेदभाव, विषमता, शोषण। शोषण किसका? आम जनता का, महिलाओं का। तो ये किसी को छोड़ा, भोग की वस्तु बना के छोड़ दिया उन्होंने महिलाओं को, उनको शिक्षा का अधिकार बंद करा दिया। सोचिए, इनकी वजह से लड़कियों की 8 साल की शादी हो रही है, 7 साल की शादी हो रही है। और जब 7 साल की लड़की की शादी होगी, वो क्या शिक्षा दीक्षा लेगी, क्या पढ़ेगी लिखेगी? उसको बोलने तक का अधिकार नहीं है। और जब तक उसको थोड़ी बहुत समझ आती है, तब तक कम से कम 4-4, 5-5 बच्चों की मां बन चुकी है, उसका बुद्धि का विकास खत्म हो चुका है। ये निम्न वर्ग के साथ भेदभाव, ब्राह्मण अपना प्रभुत्व बनाएगा या पुरोहित वर्ग अपना प्रभुत्व बनाएगा, तो निम्न स्तर के लोगों के साथ में समान व्यवहार करेगा? कभी नहीं करेगा, नेवर। इसी वजह से सामाजिक विषमता बढ़ी, आर्थिक पतन, क्योंकि व्यापार वाणिज्य खत्म, लोगों के जेब में पैसा नहीं है, बाजार से कोई सामान खरीद नहीं सकते, इसलिए शिल्प खत्म, उद्योग खत्म, व्यापार खत्म। और दूसरा, छोटे छोटे राज्य रजवाड़े हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, सामंत आपस में लड़ रहे हैं। तो एक व्यापारी एक व्यापारी एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकता, उसको कभी भी लूटा जा सकता है कि भाई तुम चित्तौड़ से आए हो, तुम्हारे मेवाड़ में क्या कर रहे हो, निकलो यहां से, नहीं तो लूट लिया जाएगा, या फिर टैक्स ज्यादा दो। तो जितने ज्यादा राज्यों में जाएगा, या तो उतना ज्यादा टैक्स देगा, या फिर लूट लिया जाएगा। व्यापार खत्म, और व्यापार खत्म तो मुद्राएं खत्म, क्योंकि ये तो भोग विलास में पड़े हुए हैं, ये आर्थिक स्तर पर वो उनको लूट रहे हैं। धार्मिक स्तर पर जब धर्म का प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा? यही कर्मकांड, यही रूढ़िवादिता, यही शोषण, हर व्यक्ति का हर चीज का शोषण होगा। और कला संस्कृति में क्या होगा? भोग विलास। और जब ऐसी कंडीशन होगी, तो फिर जो निम्न वर्ग है, आम जनता है, शोषित जनता है, वो क्या कहे? को होई नृप हम का करी। राजा कोई भी हो, हमको क्या फर्क पड़ता है? चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, अंग्रेज हो या ईसाई हो, क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए अंग्रेजों ने लूटा तो उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया, क्योंकि आपने उनको कभी साथ नहीं लिया। इसीलिए यूरोपीय आए और इनको हराते चले गए। इसलिए यहां पर जब आपके मुस्लिम आए, ध्यान रखना, जब यहां पर मुस्लिम आए तो मुस्लिम भी इनको हराते चले गए, इन्हीं वजह से, इन सामंतों को। तो मुसलमानों ने हराया, बाद में जाकर के अंग्रेजों ने हराया और हमको लूटा। कारण समझ में आ गया? और जब हमको समझ में आया कि आखिर हम ऐसे क्यों हो रहे हैं, तब हुआ हमारा पुनर्जागरण। और फिर हम सब लोग मिल करके उस पुरानी व्यवस्था से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के होता है हमारा आधुनिक काल की शुरुआत। इट इज द कंसेप्ट इतिहास की। आई थिंक, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ गया? बस इतना ही सा कंसेप्ट है। और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना और भी है, जो आप लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। आप लोगों के लिए ये रही सूचना ये है कि जो लोग इलाहाबाद में ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए स्टडी IQ IAS ने आपका अभी बैच लॉन्च कर दिया, इलाहाबाद का सेंटर ओपन कर दिया है, जिसमें आपके 14 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी ज्योग्राफी से और अन्य सब ज्योग्राफी और आपके अन्य सब्जेक्ट्स के साथ में, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए फीस अभी 1,20,000 की जगह पर पूरी जो फीस है मात्र 74,999 रुपए रखी गई है ऑफलाइन सेंटर प्रयागराज में। तो अब आप लोगों को खुश होने की जरूरत है कि आपके अपने शहर में आपका ऑनलाइन जो सेटअप था वो ऑफलाइन में सामने मौजूद है। तो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन में आप इसका एडमिशन लेना चाहते हैं तो MK लाइव कोड के माध्यम से इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं मात्र 74,999 रुपए में। बाकी कोई भी चीज हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रयागराज आपका अगला डेस्टिनेशन, यानी करोल बाग के बाद में अगला ऑफलाइन सेंटर हमारा प्रयागराज खुल चुका है। 14 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो सभी लोग जल्दी जल्दी जाइए। डेमो क्लासेस आपको 3 दिन की मिल जाएंगी और बेहतरीन तरीके से बेहतरीन फैकल्टीज के साथ आप लोग अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। ठीक है ना?
थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।